गुड इवनिंग एवरीवन। हमने फंडामेंटल राइट्स की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने फंडामेंटल राइट्स में अभी तक आर्टिकल 24 तक हमने डिस्कस किया था। जो आर्टिकल हमारा लास्ट में आता है, जैसे हमने बात की थी आर्टिकल 24 तक अभी तक हमने बात की थी आर्टिकल 12 से स्टार्ट करके। अंडरस्टूड? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 25 टू 28 तक की, आर्टिकल 28 के बाद आर्टिकल 29 टू 30 और आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 31 का आप सबको याद होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, हमने बताया था कि आर्टिकल 31 जो था एलिमिनेट हो गया, आर्टिकल 300A में आ गया है। अंडरस्टूड? तो उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल हमारा 31 था वो हमारा आर्टिकल 300A में चला गया। तो हम इस आर्टिकल की अभी बात ना करते हुए इस आर्टिकल की बात हम 300A जब आएगा उस टाइम करेंगे। और ये आर्टिकल हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? और इसके बारे में हम आपको चार टर्मिनोलॉजी जो आप सबने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेबस कोर्पस, मैंडेमस, कोआवरेंटर और सर्टियोरिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा बेसिक रहे। इसके बाद जो आर्टिकल 25 टू 28 हमने बात कर ली। इसके बाद जो आर्टिकल 29 टू 30 आते हैं वो होते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एजुकेशनल राइट में आप बात कर सकते हैं कि जो इंडिया हम बात करते हैं हेरिटेज एंड कल्चर की एंड आर्ट की, तो बेसिकली वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है आर्टिकल 29 टू 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अंडरस्टूड? ये आप ये देख सकते हैं, जैसे कबीले होते हैं या जो भी माइनॉरिटीज के फेस्टिवल्स रहते हैं, कोई भी उनका कल्चर है, कोई वर्शिपिंग कह सकते हो आप, कोई पहनावा कह सकते हो, कुछ भी जो चीज है उसको प्रोटेक्शन मिलती है एज पर आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हम इसमें मदरसेस की बात करते हैं, जो भी हमारी माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकते हैं, जिन्हें वो अपनी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल 29 टू 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बताता है हमें। अंडरस्टूड? तो इसके बाद जो लास्ट आपका आर्टिकल 31 हमने बात कर ली, वो 300A में जब गया हम राइट टू प्रॉपर्टी वहां पे डिस्कस करेंगे। 300A की बारी आएगी एज पर क्रोनोलॉजी। बट आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने भी हैं ये सभी जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अंडरस्टूड? तो आर्टिकल जो 32 रहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बेसिकली आपको यही राइट प्रोवाइड करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग वेरियस रिट्स। रिट्स होता है कि मेथड, कि आप किस मेथड से फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिट्स है इसके चार मेथड है, हेबस कोर्पस, मैंडेमस, कोआवरेंटर और सर्टिलियो। अंडरस्टूड? तो आर्टिकल 32 सिर्फ आपको एक जुडिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि इनकेस आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपने आप को जस्टिफाई करवा सकते हैं। करेंगे आर्टिकल 25 टू 28। तो इन आर्टिकल्स में इतना ध्यान देने का ज्यादा क्या है कि कुछ डिफरेंसेस है। जैसे राइट टू फ्रीडम हमने स्टार्टिंग में बात की थी, राइट टू फ्रीडम की, बट आर्टिकल 25 टू 28 के तहत आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 25 टू 28 स्पेशली आपको रिलीजन की बात करता है। इसी के तहत आप कह सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए अलग से आर्टिकल 3 दिया हुआ है। अब इन आर्टिकल्स में आपको क्या कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत क्या है कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेट मींस फैला सकते हैं, जैसे मर्जी प्रोपेगेशन कर सकते हैं आप। तो ये आपको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्रीडम देता है इस चीज की। नेक्स्ट इसी में आता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम काफी रिलीजन के बारे में सुनते हैं कि किसी धर्म ने अपने रिलीजन के लिए कुछ कर दिया, किसी ने अपने रिलीजन के लिए कुछ किया। तो हर रिलीजन को अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करने के लिए एक फ्रीडम दिया हुआ है। अंडरस्टूड? इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। टैक्सेस से इनको फ्रीडम दिया हुआ है कि अपने रिलीजन को प्रमोशन के लिए कुछ भी करें तो इनको फ्रीडम है टैक्स पेमेंट से। अंडरस्टूड? और अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल मदरसेस, जैसे हम देखते हैं आज की डेट में गुरुकुल्स बने हुए हैं, कॉन्वेंट्स बनी हुई हैं। तो ये सब चीजें आपको आर्टिकल 25 टू 28 के तहत ये मिलते हैं। बेसिकली आर्टिकल 28 हो गया, ये आर्टिकल 27 है, ये आर्टिकल 26 और ये आर्टिकल 25 है। अंडरस्टूड? तो इन आर्टिकल्स के तहत आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में एक अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है? तो अभी तक हमने जो बात की है वो की है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिट्स की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो रिट्स जो होते हैं हमारे चार टाइप के रिट्स हैं, हेबस कोर्पस, मैंडेमस, कोआवरेंटर और सर्टियोरिटी। तो इनमें क्या रहता है, बेसिकली ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है
और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हेबस कॉर्पस होता है अनलॉफुल डिटेंशन, मेंडेमस होता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। अंडरस्टूड? क्यो वारंट ऑन लॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये आप सबको पता होगा। जैसे वारंट का हम सुनते हैं कि आपके वारंट नहीं है तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते एंड सो ऑन। सर्टियोरिटी होता है करेक्शनल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अंडरस्टूड? बाय डेफिनेशन चारों का ये मतलब है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे हेबस कॉर्पस होता है जो आपका ऑलरेडी अब प्रिजनर है। अंडरस्टूड? ये डाल सकता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट के आगे कि मुझे अरेस्ट किया, तो इसकी जहां पे कोर्ट के आगे सुनवाई होगी, जो भी होगा, जब इनको अरेस्ट किया जाता है उसके बाद जो प्ली डालता है प्रिजनर या प्रिजनर्स की तरफ से जो भी आदमी इनका। मेंडेमस होता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप कोई एक रिट डालते हो जिसमें किसी पब्लिक ड्यूटी का या किसी अथॉरिटी का या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक ड्यूटी जहां पे वो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए जहां पे भी आप जो रिट डालते हो उसे कहते हैं मेंडेमस। अंडरस्टूड? क्यो वारंट आप सबको पता होगा कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, डिटेन करना है तो उसके लिए वारंट चाहिए होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब यही है। लॉ की लैंग्वेज में इसका मतलब अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। ठीक है? जहां पे गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसको डिटेन करने के लिए जो भी वारंट चाहिए होता है उसे क्यो वारंट बेसिकली रिट कहा जाता है। और सर्टियोरिटी का मेन है, ये इशू करता है कोर्ट। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को। अंडरस्टूड? लोअर कोर्ट को क्या है, बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि इन केस उन्होंने, अब जैसे इसका नाम है सर्टियोरिटी, तो बेसिकली इसको कहते हैं टू बी सर्टिफाइड। तो इन्होंने जो भी अपना लॉ या ऑर्डर पास किया है उसे सुप्रीम कोर्ट कभी भी चेक कर सकता है कि आपने जो इसमें जजमेंट दिया वो चेक करवाएं। जब कोई लोअर कोर्ट्स के पास केस काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में इनसे पूछ सकते हैं कि अब ये अपने जो केस पेंडिंग चल रहे हैं इसके बारे में बताएं, केस ट्रांसफर करने के बारे में। तो जो भी जजमेंट से लेके डायरेक्शन तक जो भी चीजें रहती हैं वो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है उसे सर्टियोरिटी कहते हैं। अंडरस्टूड? सर्टियोरिटी को आप इसमें डिवाइड कर दो तो सर्टी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। ठीक है? सिर्फ आपको नाम याद करने की जरूरत है और आपको इन चारों के बारे में पता हो। इसमें तो कोई इशू नहीं है। वारंट और सर्टियोरिटी में आपको पता है हेबस कॉर्पस कोई भी आम आदमी डाल सकता है जो भी प्रिजनर या जेल के अंदर है। तो सिर्फ इसके बारे में रह जाता है जो भी अथॉरिटी की पब्लिक ड्यूटीज है, जो भी ड्यूटीज रहती है उसे चैलेंज हम जो भी कोर्ट में करते हैं उस रेट को कहते हैं मेंडेमस। अंडरस्टूड? तो ये हमारा बेसिकली एक लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सबको पता लगा होगा, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उन्हें हमने कैटेगराइज करके एक बार बात कर ली है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप इसका भी नाम से पता लगता है, रेमेडीज का मतलब इलाज, कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज मतलब आपके फंडामेंटल राइट जहां पे वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का हमारा लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा कि हम जो अगला डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे उससे पहले फंडामेंटल राइट्स के आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने। सेकेंडली फंडामेंटल राइट्स और इनके ऊपर आप जितना पढ़ सकते हैं मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर पढ़ें नोट्स के थ्रू, ऑनलाइन, गूगल पे, जैसे भी, ताकि जो आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन, एक हिंट मिला वो आपके माइंड में एक बार अच्छे से फाउंडेशन की तरह बैठ जाए। अंडरस्टूड? तो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।